हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से एक महान वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त वंश के बारे में हम आज पढ़ेंगे। मौर्य वंश हमने इसके पिछली वीडियो में पढ़ लिया, तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लोकेंद्र करण। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल। गुप्त काल सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या था? तो इसका टाइम पीरियड था 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक। क्या चला था? गुप्त काल चला था हमारे भारत में। गुप्त काल को भारत का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल भी कहा जाता है। स्वर्ण काल भी क्या कहा जाता है? कहा जाता है गुप्त काल को। ये नाम किसने दिया? तो ये नाम दिया था स्वर्ण काल का के.एन. मुंशी ने। के.एन. मुंशी ने गुप्त काल को भारत का क्या है? स्वर्ण काल बताया है। ऐसे भी आपको याद नहीं हो तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। सोना क्या है? गुप्त रखा जाता है, तो गुप्त स्वर्ण काल। तो ये ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। फिर इसके जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? तो वायु पुराण और विष्णु पुराण से हमें इस गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं हम इसके शासकों के बारे में, यानी जो भी राजा महाराजा आज इसका संपूर्ण शासकों के बारे में हम पढ़ लेंगे। तो बात करते हैं हम गुप्त काल के शासकों में। सबसे पहला आएगा कौन? श्रीगुप्त। बहुत ही आसान है गुप्त काल। इससे पहले हमने मौर्य वंश पढ़ा, तो मौर्य वंश में 3 शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य, उसका पुत्र बिंदुसार और उसका पुत्र अशोक। खत्म। मौर्य वंश में भी बहुत ही कम है, आपको धीरे धीरे सब याद नहीं। श्रीगुप्त के बाद आया घटोत्कच। ये घटोत्कच अलग है, वो भीम का पुत्र घटोत्कच अलग है। तो श्रीगुप्त का शासनकाल पहले देखते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 275 से 300 तक चलना है आपको। 300 ईस्वी तक क्या है? इसका शासनकाल है। फिर इसका पूछ ले तो 300 से चलो 319। 300 से क्या है? 319 तक इसका शासनकाल हो जाएगा। श्रीगुप्त के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अब वो देखते हैं। तो श्रीगुप्त के बारे में क्या है? जानकारी मिलेगी हमें। श्रीगुप्त की जानकारी मिलती है कहाँ से? प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र अभिलेख से हमें क्या है? इनकी जानकारी मिलती है। गुप्त और श्रीगुप्त के वंश के बारे में हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, इनका टाइम पीरियड हो गया। इन दोनों ने क्या किया था? मैं साथ साथ में इन दोनों को करा देता हूँ, श्रीगुप्त और घटोत्कच। सबसे पहले इनकी जानकारी हो गया, इनका टाइम पीरियड हो गया। इन दोनों ने क्या किया था? श्रीगुप्त को क्या कहा जाता है? गुप्त काल का संस्थापक कहा जाता है। श्रीगुप्त को क्या कह देंगे हम? संस्थापक कहा जाता है। किसको? श्रीगुप्त को। फिर इनके बाद इन्होंने कौन सी उपाधि अपनाई? दोनों की उपाधि कौन सी थी? महाराज की उपाधि थी। अब कहते हैं जब गुप्त काल शुरुआत हुआ था 275 में, तब कहते हैं महाराज की उपाधि यानी स्वतंत्र राजा की उपाधि नहीं होती थी, यानी अभी तक इनको संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, वो वास्तविक संस्थापक था स्वतंत्र राजा। महाराज उस समय स्वतंत्र नहीं होते थे, यानी अभी भी किसी के अधीन है। तो किसके अधीन थे? तो महाराज कहते हैं उस समय के जो सामंत होते थे, वो महाराज की उपाधि लेते थे। और किसके अधीन थे ये पूछ ले तो ये कुषाणों के अधीन थे। उस समय कुषाणों के क्या थे? अधीन थे। ये हो गया इनके बारे में। अब बात करते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात करते हैं, जिसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए अब देखते हैं हम चंद्रगुप्त प्रथम। सबसे पहले इसका शासनकाल 319 से लेकर कब तक चलेगा? 319 से चलेगा ये 35 तक। 319 से क्या है? 35 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलेगा। इसके बारे में हम 4 बातें इसकी प्रमुख रूप से जाननी है। सबसे पहले इसकी राजधानी, फिर इसकी उपाधि, फिर इसका विवाह और फिर आ जाएगा इसका एक संत।
तो ये 4 बातें जानते हमारा ये चंद्रगुप्त प्रथम भी क्लियर हो जाएगा। क्या है 4 बातें, तो चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी राजधानी क्या थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम की जो राजधानी थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसकी थी राजधानी। फिर इसकी उपाधि, तो इसने इससे पहले के लोग श्रीगुप्त और घटोत्कच ने कौन सी उपाधि दी थी, महाराज। ये लेगा महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। तो ये वाली उपाधि मानते हैं कि ये जो होती है, जो स्वतंत्र राजा की उपाधि होती है, इसलिए चंद्रगुप्त को क्या है, वास्तविक संस्थापक बताया गया है गुप्त वंश का। फिर इसका विवाह हुआ था किसके साथ, लिच्छवी वंश की, किसकी, लिच्छवी वंश की कुमार देवी के साथ क्या हुआ, इसका विवाह हुआ था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, कुमार देवी के साथ क्या हुआ, इसका विवाह हुआ। फिर इसने एक स्वंत चलाया, यानी अपना एक टाइम पीरियड, यानी अपना एक कैलेंडर जारी करने की कोशिश इसने भी की थी। कौन सा स्वंत चलाया, तो इसका स्वंत हो जाएगा कौन सा, गुप्त। कौन सा काल चल रहा है, गुप्त काल। तो गुप्त स्वंत चलाया था। कब चलाया था, तो 319 BC ईस्वी में इसने क्या है, गुप्त काल का स्वंत चलाया था। अगर ये आपको याद है तो दीन इलाही अकबर ने निकाली, तो उसने भी कौन सा इस इलाही संवत चलाया था। कब, 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाने वाला अकबर है। और हमारे हिंदुओं में कौन सा संवत चलता है, विक्रम संवत चलता है। ये हो गया, ये इसके बारे में 4 बातें हो गई। अब बात करते हैं हम इसका पुत्र समुद्रगुप्त के बारे में। अब आएगा हमारा समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त, इसके बारे में भी हमें क्या क्या पढ़ने, पहले तो वो टॉपिक डाल देते हैं इसके बारे में। पहले तो इसे दरबारी कवि, एक इसे कवि हो जाएगा, एक इसकी उपाधि हो जाएगी, फिर इसका साम्राज्य हो जाएगा, एक इसकी नीति हो जाएगी। तो ये प्रमुख रूप से हमें भी इसके बारे में जाननी है। समुद्रगुप्त का सबसे पहले हम टाइम पीरियड जानते हैं। चंद्रगुप्त का क्या था, 319 से 35, इसका रहेगा 35 से 75। तो 300 लिख देते हैं आप, 319 से 35, 335 से 75 ईस्वी तक क्या चलेगा, इसका टाइम पीरियड चलेगा। इसने कवि में क्या है, इसका एक दरबारी कवि था। कौन, दरबारी कवि था हरिसेन, जो बड़ा ही फेमस है हरिसेन। तो जब हरिसेन किसके दरबार में कवि था, तो हरिसेन था किसके, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसने एक प्रशस्ति लिखी थी, कौन सी, प्रयाग प्रशस्ति। तो आपको पूछ लिया प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है कौन, हरिसेन हो जाएगा, जो किसका दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसके अनुसार समुद्रगुप्त कभी भी क्या है, किसी भी युद्ध में नहीं हारा, और इसको कवि भी था, कवि के लिए यानी हिंट है, यानी कविराज। इसके अनुसार हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्र कभी भी किसी की युद्ध में नहीं हारा। एक इसको क्या, इसने इसको क्या है, हरिसेन इसको क्या दिए, कविराज की उपाधि दी है, कविराज। यानी इसको वीणा वादक भी बताया गया है। कहते हैं ये कविता करता था, वीणा भी बजाता था, तो वीणा वादक भी इसे बताया गया है। कवि में कहता था ये नारद को भी लज्जित करने वाला, 100 गायों का दानी, उच्च कोटि का विद्वान और विद्या का संरक्षक बताया कवि हरिसेन ने किसको, समुद्रगुप्त में। किस में बताया है, तो प्रयाग प्रशस्ति में इसे बताया गया है। वीणा वादक था, वीणा बजाता था। इसकी हमें एक सिक्का मिला है जिसके ऊपर क्या है, इसका वीणा बजाते हुए बताया गया है एक सिक्के के ऊपर। फिर बात करें हम इसकी उपाधि, तो इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है, यानी विदेशियों को बाहर भगाने वाला। भारत में कुल ऐसे कितने 14 शासक थे जिन्होंने कितनी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू था, जिसका अकबर और बैरम खान ने मिलकर क्या है, हेमू पर आक्रमण किया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। तो अगर आपको याद हो तो ये बताइए आपको पानीपत की लड़ाई कब हुई थी। हिंट दे देता हूँ, उसकी स्टार्टिंग होगी कब से, 15 से। अब आपको आगे का बताना है वो टाइम के पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई। ये होगी इसकी उपाधि। अब आते हैं इसका साम्राज्य।
तो इसका साम्राज्य में ये देखो, उत्तर में क्या है, कश्मीर, फिर थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, क्या आता है, पंजाब, तो पश्चिमी पंजाब, फिर और आते हैं इधर तो राजस्थान, तो पश्चिमी राजपूताना, फिर गुजरात, और एक लिख दीजिए सिंध, गुजरात और सिंध। इन चारों को छोड़कर जो संपूर्ण भारत था वह किसके अंतर्गत था, समुद्रगुप्त के अधीन था। इन चारों को छोड़कर पूरा भारत किसके, समुद्रगुप्त के अधीन था। इसने एक नीति भी अपनाई थी, इसने कहते हैं दिग्विजय की नीति भी अपनाई थी। दिग्विजय, दिग्विजय यानी चारों दिशाओं का विजेता, दिग्विजय की नीति थी। दुश्मनों के लिए इसने कौन सी नीति अपनाई, पूछ ले आप तो मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह, इसकी हो जाएगी कौन सी, ये इधर लिख देता हूं मैं, ग्रहण मोक्षानुग्रह, आराम से करिए। इसकी नीति हो जाएगी कौन सी, ग्रहण मोक्षानुग्रह। इसका अर्थ क्या है ग्रहण मोक्षानुग्रह का, वो देखते हैं। ग्रहण, इसके 3 शब्द निकल के आते हैं, ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। तो ये इसका तीसरा शब्द आ जाएगा, अनुग्रह। इन तीनों का अर्थ क्या है, तो ग्रहण यानी राजा पर अधिकार करना, फिर राजा को अधिकार करके मुक्त करना, तो इसमें राजा पर अधिकार किया, फिर राजा को क्या किया, मुक्त किया। अनुग्रह यानी उसके राज्य को अधिकार से लेकर छोड़ देना, पहले तो राजा पर अधिकार करना, फिर राजा को छोड़ देना, और फिर राजा के राज्य पर अधिकार करके उसको लौटा देना। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति थी। हो गया, तो इसके बारे में कुल इतनी ही जानकारी हमें मिलती है। फिर इसके बाद आगे बात करें तो इसका पुत्र आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अब बात करते हैं हम उसके बारे में। अब इसका पुत्र है कौन, समुद्रगुप्त हो गया। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय, अब बात करते हैं हम इसके बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रमुख रूप से कभी कभी कंपटीशन फॉर्म में कुछ शब्द पूछे जाते हैं। पहले इसका शासनकाल देख लेते हैं, 375 से 12, 412 ईस्वी तक क्या चलेगा, इसका शासनकाल चलेगा। अब फिर बात कर ले और इसके बारे में, तो प्रमुख रूप से इसके कुछ सवाल पूछे जाते हैं। 9-2 विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। 9 का अर्थ क्या है, 9 रत्न किसके दरबार में थे, 2 राजधानी किसके दरबार में थी। तो आपको 2 ही मिनट में याद हो जाएगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है। 9 रत्न किसके दरबार में थे, किसी को हम कहते हैं 9, तो किसी को सुनाई देता है 9 बोला है या 2 बोला है, तो 9-2, तो दोनों किसके, चंद्रगुप्त दरबार में। 10 से 2, 10 से ये भी 2 आ जाएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय आपको याद रखना है। 9 रत्न में प्रमुख रूप से कौन कौन से थे, कालिदास, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है, ये वही कालिदास है जिन्होंने किसकी, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है। एक आ जाएंगे अमर सिंह। तो आपको पूछ ले कि ये किसके दरबार में रहते थे, 2 महान कवि, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये दोनों रहते थे। फिर इनकी 2 राजधानी, तो चंद्रगुप्त ने कहते हैं क्या है, शंकों को पराजित किया। किसने, 9-2 हो गए। अब शंकों को पराजित किया, शंकों को क्या किया था, इसने पराजित किया था, और चांदी के सिक्के चलाए थे। शंकों को पराजित करके चांदी के सिक्के चलाने वाले कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। च से चांदी, च से चंद्रगुप्त, आपको याद रखना है। फिर शंकों को पराजित करके इसने क्या, शंकों का साम्राज्य अपने अंदर मिला दिया, और दूसरी राजधानी बनाई थी, किसको, उज्जैन को। उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाने वाला कौन है, कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर आता है विक्रमादित्य, द से द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि अपनाने वाला है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री आया था, अगर आपको याद हो तो मेगस्थनीज आया था। किसके समय, ये आप कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके समय आया था एक चीनी यात्री,
चीनी यात्री, चीनी यात्री फाइयान, फाइयान, फाइयान किसके समय आया था? तो फाइयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। आपको बताना है जो मेगस्थनीज आया था वो कब आया था और किसके समय आया था, कमेंट में जरूर बताना। तो ये रहा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में थोड़ी जानकारी। अब बात करते हैं इसके पुत्र के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, ये भी हो गया। चलिए, ये कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना साम्राज्य है जो विवाह से कनेक्ट किया था। इसको रफ कर देता हूं मैं। चीनी यात्री फाइयान आपको याद रखना है। इसके बारे में हम विवाह से भी इसके बारे में जान रहे थे। इधर लिख देता हूं मैं फाइयान, फाइहान, फाइयान कैसे लिखते हैं तो नाम ही अजीब है इनके। फाइयान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। इसने कहते हैं अपना साम्राज्य विवाह था, जो साम्राज्य था इसने विवाह की नीति से, कह सकते हैं इसने विवाह की नीति से अपना साम्राज्य क्या सुदृढ़ किया। कैसे? एक साइड इसकी पुत्री लिख देता हूं मैं और दूसरी साइड इसके स्वयं का विवाह करा देते हैं। इसने कहते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ? वाकाटक नरेश, वाकाटक नरेश के कौन? रुद्रसेन, रुद्रसेन। ये कौन है? द्वितीय, ये भी द्वितीय। तो कहते हैं उस समय के अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश यानी वाकाटक एक स्थान है, वहां का राजा कौन है? रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। और स्वयं का विवाह किसके साथ किया? तो नागवंश की कन्या, नागवंश, वो सांप वाला नागवंश नहीं, ये एक नॉर्मल जाति थी। नागवंश की कन्या कौन थी? कुबेर नागा, कुबेर नागा के साथ इसने स्वयं का विवाह किया। तो इसके विवाह से कौन सी, फिर कहते हैं रुद्रसेन की जब मृत्यु हुई तब इसने किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक को अपने अधीन में कर लिया। इसको क्या अपने ऊपर अधिकार में ले लिया कि अपना ही। अब तो इसकी रुद्रसेन की मृत्यु हुई, फिर इसके भाई ने विरोध किया, तब इसको इसने मरवा दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने और वाकाटक पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस समय तीन जातियां क्या है? एक हो रही है। एक तो ये गुप्त काल जो सबसे सर्वाधिक इंपॉर्टेंट रहा है, फिर एक नागवंश जो प्रसिद्ध था उस समय, और एक वाकाटक। तो तीन प्रसिद्ध जातियां मिल रही है और किसके अधीन हो गई? ये सब गुप्तों के अधीन हो गई और गुप्त ने अपना साम्राज्य सुदृढ़ कर दिया। अब इसके बारे में अब करते हैं इसके बेटे की बात। अब चंद्रगुप्त का पुत्र आ जाएगा कौन? अब आएगा चंद्रगुप्त का पुत्र आ जाएगा कुमारगुप्त। अब आपको उसके बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहले वही इसका क्या रहा करते हैं हम टाइम पीरियड। उसका क्या था? 412। तो 412 से खत्म करना, यहाँ से स्टार्ट करना 412 से 55 ईस्वी से 455 ईस्वी तक क्या है इसका टाइम पीरियड चला। कुमार चंद्रगुप्त का पुत्र है कुमार। कुमार तो बच्चे को कहते हैं। बच्चा क्या जाता है? पढ़ने के लिए जाता है कहाँ? स्कूल। तो उसने क्या एक विद्यालय की स्थापना करवाई थी। स्कूल यानी विद्यालय। तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। अगर ये पूछ ले ये कहाँ है तो नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार के अंतर्गत। और इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ये इसका इतना ही है। और कहते हैं इसके अंतिम समय में इसने क्या है पुष्यमित्र जातियों का विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। किस जाति का अंतिम समय में इसे? पुष्यमित्र जाति का विद्रोह। अंतिम समय में इसे क्या है पुष्यमित्र जाति का विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो कुमारगुप्त के बारे में इतना ही है। फिर इसके बाद आता है कौन? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इसका 12 साल तक ये कहां से 455 से 67 क्या हो जाएगा इसका शासनकाल हो जाएगा। अब इसको याद करना बहुत ही आसान है। स्कंदगुप्त इश्क है तो है, इसका नाम क्या है? इश्क है। अब सामने से ही पता चल रहा है इश्क है तो है। हाँ यही मोहब्बत वाला इश्क। इश्क हुआ किसके साथ हुआ? किसी लड़की के साथ हुआ। है से आपको क्या रखना है? है से आ जाएगा हुन। इश्क है लड़की के साथ है। अब ये हुन है, अब किसका? लड़की का पिता है मान लीजिए। अब ये नाराज हो गया इससे। क्या लड़की के साथ इसने मोहब्बत की है, प्यार किया है,
तब ये नाराज हो गया, ये इसको भगा के लेके चला गया। क्या है, अब आप मान नहीं रहा, भगा के लेके चला गया। भगा के लेके गया तो किसी मंदिर में शादी करने के लिए लेके गया। शादी करने के लिए कहा जाएगा किसी मंदिर, तो इसने एक मंदिर, और मंदिर किसके पास होता है, हमेशा एक जल के पास होता है। आपको प्रमुख रूप से इतना सा याद रखना है स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त की उपाधि भी पूछ ले आपसे, तो इसने भी विक्रमादित्य की उपाधि अपनाई थी। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। ये हम इधर लिख देते हैं, जूनागढ़ हुन से विरुद्रों का सामना किया। जूनागढ़ अभिलेख से हमें क्या है, इसके बारे में जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। अब है तो है, मंदिर में ले गया लड़की को, किस मंदिर में, तो विष्णु मंदिर में। विष्णु मंदिर में। कहानी आपको समझने के लिए होती है, लेकिन तथ्य आपको समझना होता है। कहानी आपको सिर्फ सुननी होती है। ये याद रखने के लिए, इश्क है तो है, इश्क है ऐसे हुनों को पराजित किया। अब वो पराजित किया, कुछ नाराज हुआ, क्यों हुआ, उसकी बेटी को लेके भगा था, मंदिर में लेके गया शादी के लिए। मंदिर कौन सा, विष्णु मंदिर। तो कहते हैं इसने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। विष्णु मंदिर, अब मंदिर होता है किसी जल के पास या किसी प्राकृतिक स्थल के पास होता है, तो ये जल के पास था। कौन सा, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील, तो सुदर्शन झील के पास स्थित है विष्णु मंदिर, इसने बनवाया था। और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करने वाला कौन था, स्कंदगुप्त था। और कुछ नहीं, बस इसके बारे में इतनी सही जानकारी है। अब बात ये हमारा था कौन सा, गुप्त वंश। अब हम एक इम्पोर्टेंट सुदर्शन झील के बारे में भी जान लेते हैं। अब हमारा रहा सुदर्शन झील। फिर एंड में हम एक बार वापस पूरा रिवीजन मार लेंगे। चलिए, क्या है, गुप्त का अब रहा कौन सा, सुदर्शन झील। तो मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील आपको पूछ ले कहाँ है, तो ये कहाँ है, सौराष्ट्र, गुजरात में है। सौराष्ट्र, सौराष्ट्र में भी कहा, किसी पहाड़ी का पूछ ले तो पहाड़ी है कौन सी, गिरिनार पहाड़ी। गिरिनार पहाड़ी पर, तो आप ऐसे बता सकते हैं गिरिनार पहाड़ी पर सौराष्ट्र गुजरात में सुदर्शन झील है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण अभी जानते हैं इसके बारे में, कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त अलग है, वो प्रथम था चंद्रगुप्त, जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। ये चंद्रगुप्त मौर्य है। और इस फिर इसका पुनर्द्वार कौन करेगा, पुनर्निर्माण कह सकते हैं, पुनर्निर्माण। अभी हमने क्या पढ़ा, इश्क, तो वही स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किसके, उस समय सौराष्ट्र का क्या था, गवर्नर था। सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था, वैश्य पुष्यगुप्त। वैश्य पुष्यगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको ऑर्डर दिया, वैश्य पुष्यगुप्त, जो कौन था, सौराष्ट्र का गवर्नर था, कि सुदर्शन झील का निर्माण कराया जाए। तो अगर आपको ऑप्शन आए कि चंद्रगुप्त सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, तो चंद्रगुप्त है। अगर चंद्रगुप्त नहीं आएगा तो वैश्य पुष्यगुप्त आएगा, वैश्य पुष्यगुप्त। फिर आता है, अगर पूछ ले आपको चंद्रगुप्त सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया, तो स्कंदगुप्त। अब इसका भी समय भी गुजरात का कौन था, गवर्नर था। गवर्नर था, कौन था उस समय गवर्नर, चक्रपाली। चक्रपाली, जो इसका पुत्र था कौन, पर्णदत्त। तो ये तो पर्णदत्त का पुत्र है कौन, चक्रपालित, जिसने क्या किया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें सुदर्शन के बारे में भी हमने जान लिया। अब एक बार हम इसका रिवीजन मार लेते हैं। ये हो गया चक्रपालित पूर्ण, ये आपको याद रखना है। अब हम इसका पूरा एक बार रिवीजन मार लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, श्रीगुप्त के बारे में जाना। श्रीगुप्त के बाद कौन आया था, घटोत्कच। तो श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, ये सारे शासक आ जाएंगे इसके गुप्त काल के। घटोत्कच के बाद कौन आया, चंद्रगुप्त प्रथम।
फिर इसके बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। फिर दादा वापस आ गया कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर इसका पुत्र आ गया कौन? कुमारगुप्त। फिर इसका ही पुत्र आ जाएगा स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। फिर इसके बाद कहते हैं कि नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त, बहुत से शासक बने, लेकिन ये इनके क्या है, ज्यादा मजबूत नहीं थे इनकी तरह, इसलिए गुप्त वंश क्या है जो ज्यादा समय तक नहीं चल पाया, केंद्र शक्ति मजबूत हो गई। हेमचंद्र सूरी कहता है कौन? हेमचंद्र राय। हेमचंद्र राय क्या कहता है कि गुप्त का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव होने के कारण, बौद्ध धर्म की ओर झुकाव होने के कारण क्या है, गुप्त काल का विनाश माना जाता है। तो अब पूछ ले गुप्त काल के विनाश के कुछ प्रमुख कारण, तो एक तो हो जाएगा केंद्रीय शक्ति का क्या होना, केंद्रीय शक्ति का कमजोर होना, केंद्रीय शक्ति का कमजोर होना। दूसरा पूछ ले तो बौद्ध धर्म की ओर झुकाव होना, प्लस इन गुप्त वंशों ने क्या किया, इन्होंने तो फिर भी युद्ध किए थे, अपने साम्राज्य के विस्तार के, लेकिन इनके बाद जो भी है उन्होंने क्या शांति की नीति अपनाई, शांति नीति अपनाई, सुलह कुल की नीति अपनाई, यानी संधि करके शांत रहे, सुलह कुल की नीति अपनाई थी। तो लेकिन दुश्मनों ने वो सुलह कुल की नीति नहीं अपनाई, और धीरे धीरे इनके साम्राज्य को क्या है, पास पास लाते लाते इनके साम्राज्य को बीच में अपना अधिकार कर लिया। एंड में मानते हैं क्या कि गोंड बंगाल के, तो पश्चिमी बंगाल के गोंड जनजाति थी, कौन सी? गोंड जनजाति। गोंड जाति ने क्या किया था, गुप्त काल का पूर्णतः विनाश कर दिया था, और इसी के साथ गुप्त काल समाप्त हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई गलती लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।